वेरी गुड इवनिंग। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और शाम को हम लोग मुलाकात कर रहे हैं इस समय बिहार स्पेशल के बहुत ही प्यारे सेशन में। तो क्लासेज आप लोग जो भी हैं सभी की ऑनलाइन ही चल रही है। कल से जो है हम लोग फिर मुलाकात करेंगे क्लासरूम में, है ना? तो जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं उनको तो एज यूजुअल मिल रहा है, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन के थे उनको भी थोड़ा ऑनलाइन ही देखने का भी जो है अवसर प्राप्त हो रहा होगा, है ना? तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार, है ना? बिहार स्पेशल में हम लोग फिर से जो है उसी कड़ी को आगे करेंगे। जय हिंद सभी को। तो एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में जो हमने आपसे डिस्कस किया था, मुझे जहां तक याद है कि मैं सल्तनत काल के दौरान बिहार की स्थिति जो थी वही बता रहा था, है ना? गुलाम वंश के दौरान बिहार की स्थिति कैसी है, खिलजियों के समय कैसी है, तुगलक के समय कैसी है ना? तो तुगलक तक हमने बताया, और सैयद में यह कहा होगा कि सैयद वंश के समय में चूंकि शासक ही उतने प्रभावी नहीं रहे थे देश में, तो बिहार के क्षेत्र में कोई बड़ा फेर बदल नहीं किया गया था। बात समझ में आई? सैयद वंश के समय में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ बिहार के क्षेत्र में। तो सीधे हम आपको लेकर के चलेंगे लोधी वंश के दौरान बिहार की स्थिति कैसी है, और वो वहां से हम इतिहास को जोड़ करके आपको बताएंगे, जो कि समझने की बहुत अधिक आवश्यकता आपको। ठीक है? वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। बिल्कुल। तो लोधी वंश के दौरान बिहार की स्थिति कैसी है? ठीक है, लोधी वंश और बिहार, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा इतिहास का ये पेज थोड़ा सा बिहार के प्रोस्पेक्टिव में पेचीदा दिखेगा, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बिल्कुल। हाँ, तुगलक तक बता रहे थे। तुगलक के बाद बच्चा सैयद वंश के शासनकाल के दौरान बिहार में कोई बदलाव विशेष नहीं किया गया, क्योंकि सैयद वंश के शासक वैसे भी कोई प्रभावी नहीं था। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर बात किया जाए लोधी वंश के दौरान, तो थोड़ा स्थिति कैसी है जरा ध्यान से देखिएगा। मध्यकाल के दौरान अगर कहा जाए तो बिहार में बहुत बड़े फेरबदल किए गए हैं। ये अभी जो आपका बिहार की स्थिति ये आपको दिखता है, अगर उस समय कहा जाए तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि बिहार को कभी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया जाता था, तो कभी बंगाल का हिस्सा बनाया जाता था। मध्यकाल में यह फेरबदल बड़ा तगड़ा हुआ है कि कभी इसको दिल्ली का हिस्सा बना दिया गया है, कभी इसको जो है बंगाल का। सर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है सर, कि कभी ये दिल्ली का बन जा रहा है, कभी है बंगाल का बन जा रहा है? कुछ कारण तो रहता होगा सर। बिल्कुल रहता है। क्या रहता है जरा ध्यान से देखिएगा। हमने एक बात कहा था आपको, ठीक है, और वो बात कुछ ऐसा है कि जब दिल्ली का शासक मजबूत रहेगा, दिल्ली सल्तनत में शासक मजबूत रहेगा, तो बिहार के हिस्सों को वो जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाएगा, और जब वहां कमजोर रहेगा तो या तो बिहार के क्षेत्र में कोई क्षेत्रीय शासक अपना शासन को शुरू करेगा, या फिर उसको जो है बंगाल में मिला लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? या तो क्षेत्रीय शासक या तो बंगाल में उसको शामिल किया जाएगा। तो बिहार की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। बात समझ में आ रहा है? आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, इधर भी शामिल इधर भी शामिल, कभी इधर शामिल कभी उधर शामिल। बात समझ में आ रही है? तो लोधी वंश के समय में यह फेरबदल बड़ा खतरनाक हुआ है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। लोधी वंश के शासनकाल के दौरान जब शासक बना सिकंदर लोधी, ध्यान से समझिएगा, सिकंदर लोधी कौन बना? सिकंदर। देखिएगा, एक बात आपको यह ध्यान में रखना है अच्छे से कि ये लोधी वंश जो है आपको एक अफगानी वंश है। इसके पहले जो भी बता रहे थे वो तुर्की थे, और ये लोग जो है चूंकि अफगानी हैं, अफगानी मुसलमान हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद रखना है। ये लोग जो हैं अफगानी मुस्लिम हैं। तो अब इसके पहले चाहे हम गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद की बात करें, सब तुर्की मुस्लिम हैं और ये अफगानी हैं। तो ये जब चल रहा है लोधी वंश का शासनकाल, तो उस समय में अफगानियों को बड़े पैमाने पर जो है नौकरी दी जा रही थी। तो अफगानिस्तान से लोग भारत में नौकरी करने आते थे। ठीक है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है इब्राहिम खान। ठीक है? इब्राहिम खान, इसको बस याद रखना है,
इसी का बेटा मिलेगा आगे हसन खां, और इसी का बेटा मिलेगा आगे फरीद खां, जिसे आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये भी अफगानी है। आगे शेर शाह सूरी का नाम तो आपने सुना है, तो हम थोड़ा हिंट कर देते हैं कि उनके पिता के पिताजी जो है, यानी उनके दादाजी जो है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। इब्राहिम लोदी के, तो कि लोदी अफगानी है, और अफगानी जो है ये लोग नौकरी दे रहा है अफगानियों को, तो दूर जा रहा है। तुम लोग 15 मिनट तक जय हिंद खाली करते रहेगा, मारेंगे दूझा पड़ नाच के गिर जाओगे। कब से पढ़ा रहे हैं तो जय हिंद सर हो गया। अब आएगा 15 मिनट बाद, आधा कहानी सुना दिए हैं। जो अभी लेट से ज्वाइन किया है, पहले आगे एकदम शुरू करना पीछे और पूरा सुनना। कहानी मूवी देखते हो तो स्टार्टिंग में जब तुमको पता ही नहीं होगा कि कौन सा गांव का कोई कहानी चल रहा है, किसका कहानी चल रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, टेररिस्ट है, बात समझ में आ रहा है? तो पूरा कहानी शुरू नहीं तुम समझोगे, कास्टिंग में तुम आगे से समझ पाओगे। जब भी क्लास शुरू, तुम शुरू में आओ एकदम चुपचाप, बोरा बिछाओ पीछे और तुम बैठ जाओ, ठीक है? आकर के 15 मिनट तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बताओ, हम अफगानिस्तान से भारत बुला रहे हैं सबको नौकरी देने के लिए, और 15 मिनट तक चल रहा है इसका गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जब भी ऑनलाइन क्लास में जो लोग करते हो, शुरुआत के 2-4 मिनट में कर लिए तो कर लिए, उसके बाद नहीं, उसके बाद ही गुड इवनिंग नहीं चलेगा। तो इब्राहिम खान का बेटा है हसन खां, और इसका बेटा फरीद खां, जिसको कि आप शेर शाह सूरी के नाम से जानते हो। तो ये कब आया? लोधी में, शुरुआत दौर में ही, जब शासन चल रहा है किसका? बहलोल लोधी का। शान से समझिएगा, जब बहलोल लोधी का शासन चल रहा है तभी, क्योंकि संस्थापक ही इसका कौन है? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी के शासनकाल में ये लोग है। आगे आप समझिए कि जब शासन शुरू होता है सिकंदर लोधी का, किसका होता है? सिकंदर लोधी का। एकदम ध्यान से सुनना, और नहीं सुनोगे तो नेटवर्क एक बार खराब हुआ, जहां पूरा प्रोसेसर तुम्हारा काम सही से नहीं करेगा, फिर किताब पढ़ते रह जाओगे, उलट फिर करते रह जाओगे, गलत लगा के आ जाओगे। इस बात की पूरी मतलब समझ लीजिए आप। तो बहलोल लोधी संस्थापक के तौर पर भी लोधी वंश के, ठीक है? तो आगे चल करके जब सिकंदर लोधी का शासन शुरू होता है, तो सिकंदर लोधी के समय में क्या हुआ कि बिहार पर जरा ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान से समझना। तो ये बिहार से थोड़ा पश्चिम जाओगे तो उत्तर प्रदेश जो मिलता है, यहीं पर एक शहर है, इसका नाम है जौनपुर। क्या नाम है? जौनपुर। और जौनपुर में एक यहां पर वंश चल रहा है जिसको बोलते हैं सरकी वंश। क्या बोले हम? सरकी वंश। बात समझ में आ रही है? जौनपुर में कौन सा वंश है? सरकी वंश। और सरकी वंश के शासक है जिसका नाम है हुसैन शाह सरकी। बात समझ में आ रही है? तो सिकंदर लोधी जो है, एक व्यक्ति है, सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी, ठीक है? क्या नाम बोला हमने? दरिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा। कहां भेजा? जौनपुर भेजा। अब देखो एक बात समझना, ये जो जौनपुर हम क्यों बता रहे हैं सर, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो क्योंकि जौनपुर में जो सरकी वंश चल रहा है, इसी में बिहार के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जैसे अगर आप बिहार का मैप देखिएगा तो बिहार के पश्चिम में दिखेगा जौनपुर, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो यहां शासनकाल चल रहा है उसमें बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है वो भी शामिल है। बात समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसे कहें, बच्चा ध्यान से देखना, अगर हम ऐसे कहें तो एक बात समझिएगा, यहां पर हम जो कह रहे हैं, देखिएगा, ये जौनपुर में ही बिहार के भी कुछ हिस्से शामिल है। बात समझ में आ रहा है? देखो कई सारा रीजनिंग हो गया, मतलब एकदम रीजनिंग वाला हो गया कि इसमें शामिल है, इसके साथ समझ में आ रहा है? तो दरिया खां, सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी को जौनपुर भेजा, और जौनपुर के शासक जो है, एक सेकेंड यहां ध्यान, जौनपुर के शासक जो है, ये शासक का नाम है हुसैन शाह सरकी। क्या नाम है? हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी को जो है के पास जब भेजा तो युद्ध हुआ, और एकदम युद्ध हुआ तो एकदम से इसको हराया। बात समझ में आई? दरिया खां नुहानी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया। एकदम लाइन लिख दे रहे हैं हम, क्यों? क्योंकि आप लोग एकदम समझो, पराजित कर दिया। अब कर करके, और यहां पर जो है सूबेदार नियुक्त किए गए हैं सिकंदर लोधी के द्वारा, जो कि अब किए गए हैं किसको? दरिया खां नुहानी को। एकदम ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। सरकी वंश का अंत किसने किया? बताओ जल्दी, एकदम जल्दी कमेंट करके सब लोग फटाफट बताओ, सरकी वंश का अंत किसने किया? सरकी वंश का शासनकाल कहां चल रहा था? जौनपुर में।
और इसी जौनपुर के जो सरकी वंश का शासन है, इसी का हिस्सा बिहार के पश्चिम में भी कुछ थे, बिहार के पश्चिमी हिस्से भी थे। बताओ तो किसने अंत किया है? सरकी वंश का अंत किसने किया? याद करा देंगे, हमें तो याद हो जाएगा। दरिया खान वहानी ने किया। किसके द्वारा भेजा गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा भेजा गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा भेजा गया था। दरिया खान वहानी ने हुसैन शाह सरकी को हरा करके और यहां पर जो है सूबेदार के रूप में बन गया। और यहां पर समझिए कि देखिएगा, दरिया खान वहानी ये भी अफगानी है, अफगानी है। तो बिहार के क्षेत्र में अगर अफगानियों का शासन शुरू कहेगा, बिहार के क्षेत्र में अगर अफगानियों का शासन शुरू कहेगा तो ये अफगानी नुहानी लोग आए हैं। कौन है? ऐसा आपसे सवाल किया जाएगा कि बिहार में अफगानी शक्तियों का जो है दाता कौन कहलाता है? तो ये नुहानी लोग कहलाते हैं। अफगान शक्ति बिहार में नुहानियों के द्वारा आया है ना? बात समझ में आ गया? तो दरिया खान नुहानी, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब जौनपुर में जो चलेगा नुहानी वंश, एक तरफ पैरेलली इधर लोधी वंश चल रहा है और इसी तरफ जो है जौनपुर में यहाँ पर नुहानी अपने आप को स्टेबल करेंगे। कैसे स्वतंत्र कर लेंगे लोधियों से, जरा ध्यान से देखना। अभी तक जब सिकंदर लोधी है तो दरिया खान नुहानी इसी के अंडर में चल रहा है। बात समझ में आई? ये जब तक सिकंदर लोधी है, जब तक दरिया खान नुहानी जो है वो इसी के अंतर्गत है। यहां पर जैसे ही सिकंदर लोधी का मृत्यु हुआ, अपने आप को आजाद कर लेगा, आजाद घोषित कर लेगा। याद रखो, सिकंदर लोधी के मृत्यु के बाद, ठीक है। अब अगर जौनपुर के विषय में कहा जाए, जौनपुर में दरिया खान नुहानी, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर लिया अपने आप को। और जब स्वतंत्र हो गया लोदियों से, तो ध्यान से देखना, अब अगर ये स्वतंत्र हो गया लोदियों से तो एक नया डायनेस्टी, नया वंश कहलाया जिसको बोलते हैं नुहानी। तो यहाँ बिहार का हिस्सा इसमें भी शामिल है, ठीक है। इधर यूपी उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर है, ये जौनपुर भी इसमें शामिल है। और यहीं पर सम्मिलित तरीके से अगर कहा जाए तो जो हमने बताया कि इस वंश का नाम क्या है, तो आपका इसका नाम ही है क्या, थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसमें, है ना? इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि नाम हमने लिख दिया है तो इसमें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कौन सा वंश चलेगा यहाँ पे? नुहानी वंश। कौन सा वंश? नुहानी चलेगा, नुहानी वंश। तो पहले नुहानी जो है लोदियों के अंतर्गत था, लेकिन सिकंदर लोदी के मरने के बाद दरिया खान नुहानी अपने आप को यहाँ पे स्वतंत्र कर लिया। अब ध्यान से इधर सीक्वेंस समझना एकदम, ठीक है। हमने पहला नाम क्या बताया? दरिया खान नुहानी, जो इस जौनपुर में आया था, ठीक है, जो सरकी वंश का अंत किया, ठीक है। अब देखो यहाँ दरिया खान नुहानी सबसे ऊपर में आपको याद रखना है। दरिया खान नुहानी का एक बेटा है और उसका नाम है बहार खान नुहानी। क्या नाम है? बहार खान नुहानी। लिखने पर नहीं, समझने पर ध्यान देना। और इसी का एक बेटा है जिसका नाम है जलाल खां। क्या नाम है? जलाल खां। याद रहेगा? तो दरिया खान नुहानी, उसका बेटा बहार खान नुहानी और उसका जलाल खां। अब देखो एकदम ध्यान से समझना, देश में अभी भी चल रहा है लोदी डायनेस्टी, यहां चल रहा है लोदी वंश, लेकिन जौनपुर में जो है इस क्षेत्र में नुहानियों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया है और बिहार के हिस्से में भी अपने साम्राज्य को चला रहा है। जौनपुर उत्तर प्रदेश के साथ साथ में बिहार का भी हिस्सा चला रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, जब हम ये पिछले स्लाइड में जो डिस्कस किए थे कि इब्राहिम खान जो है नौकरी करने आया था, है ना, बहलोल लोदी के दरबार में, आगे चल करके इसी का बेटा जिसका नाम है हसन खां, हसन खां को जो है जागीरदार मिला था। कहां का जागीरदार मिला था? तो सासाराम का जागीरदार। मतलब जागीरदार, देखिए आपको मध्यकाल में दो नाम दिखेगा, एक दिखेगा सूबेदार और एक दिखेगा जागीरदार। सूबेदार होता है उस पूरे प्रदेश का कानूनी व्यवस्था का प्रमुख व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? इवन कह सकते हैं कि प्रदेश के सबसे मेन व्यक्ति, तो वो हो गया सूबेदार। एक होता है आपके जागीरदार। जागीरदार कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई जमीन है तो किसी राजा ने उसको सौंपा है, तो उस जमीन से जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कलेक्ट करके राजा को सुपुर्द करेगा। जैसे आपने रोड पर देखा भी होगा, सड़क पे कई बार लड़ाई हो गया तो बोलते हैं तुम्हारे बाप का जागीर है क्या, ऐसा आपने सुना है? लड़ाई में नहीं बोल देता है,
तो जागीरदार का मतलब क्या हुआ कि उस पूरे क्षेत्र से जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके और राजा को सुपुर्द करना। बात समझ में आ रही है? तो इसी समय याद रखना है आपको, क्या ध्यानपूर्वक समझिएगा कि दरिया खान नुहानी और उसके बाद बेटा जो है आपके ये बहार खान नुहानी, तो ये एकदम से स्वतंत्र रहा, ये भी स्वतंत्र आखिर में हुआ, लेकिन ये एकदम स्वतंत्र रहा। तो बहार खान नुहानी ने, ठीक है, इसी समय क्या किया कि फरीद खां को, ध्यान से सुनना, फरीद खां को जो है ट्यूटर और साथ साथ में अंग रक्षक नियुक्त किया अपना बेटा जलाल खां का। बात समझ में आ रही है? और फरीद खां कौन है? शेर शाह सूरी है। और एक बार क्या हुआ, चूंकि आप समझ सकते हैं कि अंग रक्षक है जलाल खां का, तो इसके सामने शेर आ जाता है। तो जब शेर आ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होती है कि उस शेर को ये फरीद खां मार गिराता है, इसीलिए इसको जो है शेर खां का उपाधि दिया गया था। आपने सुना होगा कि शेर शाह सूरी को शेर खां का उपाधि, तो शेर खां का उपाधि जो है यही बहार खान नुहानी ने दिया था, क्योंकि इसने नियुक्त किया था अंगरक्षक जलाल खां के लिए, अपने बेटे के लिए फरीद खां को, और उसको मार गिराया। तो इसीलिए क्या हुआ कि शेर खां को जो है शेर खां का उपाधि दिया गया। और शेर खां का उपाधि दिया किसने? उपाधि दिया किसने? उपाधि दिया बहार खान नुहानी ने। अब इस कहानी को यहीं तक आपको याद रखना है। अभी हम आगे बताएंगे तो उसमें जोड़ करके इसको फिर से बताएंगे, आगे जब कहानी बढ़ाएंगे दूसरा तो फिर से इसको जोड़ करके। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बता दो, फिर हम कहानी में चेंज करें। अरे जैसे कह रहा है कि सर कहां से कहां आ जा रहा है, चिंता मत करो। जैसे बहुत सारे फिल्म देखते हो, ऐसा मूवी देखते हो जिसमें कई सारा स्टोरी अलग अलग कट कर आता है, फिर लास्ट में पता चलता है कि अच्छा ऐसा जुड़ा है, ऐसा देखा है, अलग अलग जगह पर चलता है। 3 इडियट्स देखा होगा आपने, तो उसमें कभी उधर की कहानी, कभी उधर की कहानी, कभी उधर की कहानी, फिर सबको जोड़ करके बताता है। तो बस वैसे ही यहां पर होता है, ठीक है। इस समय कई सारे कहानी एक साथ चल रहा है, लोधी वंश भी चल रहा है और इधर जौनपुर में नुहानी वंश भी चल रहा है, और आपको हम बताएंगे कि कैसे अब सूरी वंश जो है स्थापित होगा, सब एक साथ चल रहा है। यहां तक आपको समझ में आया? इस कहानी में हमने क्या बताया, एकदम ध्यान से सुनना, जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हो एकदम ध्यान से सुनना। हमने ये कहा कि लोधी वंश और बिहार, सबसे पहले लोधी वंश के शासनकाल में बिहार की स्थिति कैसी है, एकदम ध्यान से सुनना, बिना लिखे। जो लिख रहा है मारेंगे, नाच के गिर जाओगे यहीं पे। कॉपी बंद करो, हम देख रहे हैं, यहीं से देख रहे हैं सबको, लड़के लोग लिख रही है यहीं से, हम देख रहे हैं सब, कलम कॉपी खोल ले, एकदम बंद करो अभी 2 मिनट, जब तक हम समझाना है जब तक एकदम बंद करना है। बंद किए? चलो अब देखो सब, ठीक है। तो लोधी वंश के समय में क्या हुआ, हमने बताया ये बात कि लोधी वंश जो है एक अफगानी वंश है। इसके पहले जितने भी थे, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, सब तुर्की वंश से। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की, आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो बहलोल लोधी जो है इस बात को कह रहे हैं कि लोधियों को बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई थी, अफगानियों को। तो अफगानिस्तान से लोग आते थे नौकरी करने। तो इसी समय बहलोल लोधी के शासनकाल में एक व्यक्ति जिसका नाम है इब्राहिम खां नौकरी करने आया था। सर इब्राहिम खां कौन है? तो ये जो है पिता है हसन खां का। हसन खां कौन है सर? ये पिता है फरीद खां का। फरीद खां कौन है सर? ये कोई और नहीं बल्कि शेर शाह सूरी है। कौन है? शेर शाह सूरी है। तो इसके दादाजी नौकरी करने आए। आगे जब सिकंदर लोधी का शासनकाल आया, ध्यान से सुनना, सिकंदर लोधी का जब शासनकाल आया तो उस समय एक व्यक्ति जिसका नाम है दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी को भेजा जौनपुर, ये उत्तर प्रदेश का जौनपुर। क्यों भेजा भाई? तो जौनपुर में यहां का शासक जो है जिसका नाम था हुसैन शाह सरकी, उसको हराने के लिए उसको पराजित किया और इस जगह पर सूबेदार नियुक्त किया गया सिकंदर लोधी के द्वारा दरिया खान नुहानी को। कहां पर? जौनपुर में। आगे चल करके सिकंदर लोधी मर गया। तो जब मर गया तो यहीं पर दरिया खान नुहानी क्या कहता है, हम स्वतंत्र हो गए, हम अपने एक नया राजा बन गए, हम अपने एक नया डायनेस्टी बना दिए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो बन गया वो नुहानी वंश बन गया। और नुहानी भी जो थे अफगानी थे, इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि बिहार में अफगानी सत्ता को स्थापित करने वाले कौन थे? तो नुहानी लोग थे। व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति दरिया खान नुहानी था। समझ में आ रहा है? कौन था? दरिया खान नुहानी था। पूरे कहानी को सुनते जाना, तो फिर सोच लो, फिर केजीएफ मूवी जैसा एकदम 5-6 कहानी एक साथ मिल जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा तुमको। इसलिए एकदम बढ़िया से एकदम ध्यान से सुनना। अब देखो, तो दरिया खान नुहानी को भेजा था पहले सिकंदर लोधी, उमर गया तो कहा कि हम स्वतंत्र हो गए और हम एक नया वंश बना दिए। सर जौनपुर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जौनपुर में ही बिहार के हिस्से भी शामिल है, पूरा नहीं लेकिन बिहार का पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है। उसके बाद उसका बेटा बहार खान नुहानी बना। तो बहार खान नुहानी का जब शासन चल रहा है तो बहार खान नुहानी का एक छोटा बेटा है जो 12 वर्ष का, जिसका नाम है जलाल खां।
इसके लिए ट्यूटर और अंगरक्षक, ट्यूशन पढ़ाने वाला और साथ में बॉडीगार्ड का भी काम करे, फरीद खां को नियुक्त किया। फरीद खां कौन है? शेर शाह को ही कहते हैं। तो एक बार जो है ऐसी रक्षा करने के दौरान में शेर आ गया तो शेर को है ना मार गिराया कौन? फरीद खां। तो इसीलिए बहार खां नुहानी ने शेर खां को जो है शेर शाह सूरी को जो है शेर शाह को शेर खां की उपाधि, बात समझ में आ रहा है, शेर खां को उपाधि दिया। चूंकि इसका नाम फरीद खां पहले से, अब इसको शेर खां कहा जाने लगा। किसने दिया? बहार खां नुहानी। और ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। अब इस कहानी को यहीं पर एंड करो, यहीं पर इतना ही याद रखो। अब दूसरा कहानी बता रहे हैं, एकदम बढ़िया से सुनो। पहला कहानी आपको समझा दिए थे जिसमें लोधी, इसको यहीं तक रखो। दूसरा कहानी बताए हम ये, इसको यहीं तक रखो। अब तीसरा कहानी बताएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? तीसरा कहानी बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनना। किताब उताब में कोई नहीं, प्रोसेसर तुम्हारा काम ही नहीं करेगा किताब में, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन खत्म हो रहा है कहाँ कौन शुरू हो रहा है, वो सिर्फ हमारा ही तरीके से तुम समझ पाओगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं 1526 अब, और 1526 में अगर बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि एक तरफ इब्राहिम लोदी है, और एक तरफ है बाबर, ठीक है? बाबर। अभी ये क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि हम लोदी वंश के दौरान ही बिहार को बता रहे हैं, देखना। तो एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी, और एक तरफ बाबर। भारत की स्थिति समझिएगा, भारत की स्थिति को समझिएगा अभी, ठीक है? इका ऐसा हो गया हमारा मैप, मतलब 1 सेकंड में एकदम रेडी हो जाना चाहिए। तो यहां दिल्ली, और दिल्ली में पहले से था लोदी, तो यहां लोदी वर्सेस क्या हो गया? लोदी वर्सेस हो गया यहां पर बाबर, यानी कि मुगल। लेकिन अभी भी ये जौनपुर जो दिख रहा है तुम्हें, ये जौनपुर में अभी भी नुहानियों का शासन चल रहा है। सर जौनपुर क्यों बता रहे हैं सर? अरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी जौनपुर के नुहानियों ने बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको भी शामिल कर रखा है। बात समझ में आई? तो एक तरफ ध्यान से देखिएगा, लोदियों के साइड से मिल करके और ये नुहानी लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ कि बाबर ने तो सबको हरा दिया। तो जब सबको हरा दिया और लोधी का खत्म हो गया, तो भाई अब दिल्ली में कौन बैठेगा? बाबर। कौन बैठेगा? बाबर। तो इन लोगों के पास कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, कोई अलग से कुछ है ही नहीं बचा। तो ध्यान से सुनना, बाबर, अब तो चूंकि ये खत्म हो गया इब्राहिम लोदी का शासन, अब क्या होगा? मुगल। तो ध्यान से सुना, मुगल काल के दौरान बिहार की स्थिति कैसी है ये हम बताएंगे। अभी शुरुआत में आप देखिएगा कि एक नया वंश सूर्य डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश होता है, ध्यान से सुनना। तो ये बाबर का जब शासन काल चल रहा है तो बाबर ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, याद है? बाबर ने कई लड़ाइयां, जैसे कि 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ा। दम कहानी केवल सुनना है, जे लिखेगा उसको माथा फोड़ देंगे हम। कोई लिखते खाली पकड़ाया जाए, बताना जी बगल वाला बताना जो लिख रहा है, तो खाली हमको इन्फॉर्म करना। बाबर ने पहली लड़ाई 1526 में पानीपत की लड़ी, 1527 में खानवा की लड़ी राणा सांगा के साथ, ठीक है? और 1528 में चंदेरी की लड़ाई किया है ना। अब ये चंदेरी को एकदम बढ़िया से याद रखना, ठीक है? हालांकि एक दो और बता देता हूं आपको, ये चंदेरी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चंदेरी के बाद 1529 की अगर हम बात करें तो इस समय घाघरा का लड़ाई हुआ है। अब ध्यान से समझना, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब ये 28 वाली 1528 की जो लड़ाई है, ये जो चंदेरी की लड़ाई है, इसी लड़ाई में जो है बाबर की तरफ से शामिल है फरीद खां। दम ध्यान से समझना, और ये फरीद खां जो शामिल है, सोच लो, क्योंकि इसके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। आप समझ में आ रहा है? इसके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो फरीद खां कहां शामिल है? बाबर के सेना में, चंदेरी की लड़ाई में। अब चंदेरी की लड़ाई में आपने देखा होगा कि एक तरफ कौन है चंदेरी की लड़ाई में? एक तरफ मेदिनी रॉय और एक तरफ बाबर। अब तुम इस बात को थोड़ा सा एकदम सोचो, एकदम जल्दी से, कि जब चल रहा था यहां लोदियों का शासन, तो ये जितने नुहानी हैं शुरुआती दौर में किसके थे? लोदियों के अंतर्गत थे। और जब यहां लोदी खत्म, बाबर आया, तो यहीं पर देखो कि इसी नुहानी में जो शामिल फरीद खां पहले था, वो अभी कहां है? तो यहां पर अभी बाबर की तरफ से है। अब पूरा हमारा जो ध्यान है आपको बताने में, वो केवल ये है कि तुम इस पर्सनालिटी पर ध्यान दो, फरीद खां के ऊपर। तो फरीद खां शामिल है। फरीद खां जो है मुगलों के सेना में है, मुगलों के सेना में। और मुगलों के सेना में शामिल हो करके, थोड़ा पेचीदा लगेगा आज, अब थोड़ा पकड़ा भी गए आप लोग ऑनलाइन में। आज ऑफलाइन रहता तो थोड़ा सा ठोक पीट करके और भी ध्यान लगाते,
हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आप समझते चलिए, एक बार में 3-4 वंश चूंकि है ना आगे बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा मन में लग रहा होगा कि सर कहानी कहानी है ना, तो बीच में इंटरवल भी होगा, चिंता नहीं करना है। तो फरीद खां मुगलों के सेना में शामिल है, लेकिन इस बात को कह रहा है सेना में शामिल होते हुए भी कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो बहुत जल्द हम भारत से मुगलों को खत्म कर देंगे। ये कैसी बात हुई सर, मुगल के सेना में शामिल भी है और कह रहा इसी को उजाड़ देंगे। इसका कहना यह था कि हम इसके सेना में हैं लेकिन इसके कमजोरी को पकड़ लिए हैं। बात समझ में आ रहा है? आप समझ रहे बात क्यों नहीं समझ रहे? और इसीलिए चंदेरी की लड़ाई में फरीद खां मुगलों के सेना में होते हुए इस बात को कहा है कि अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम भारत से मुगलों को खत्म कर देंगे बहुत जल्द। अब ये स्टोरी को आप यहीं पर रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि किताब में ये पढ़ेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा कि सर इसके तरफ से शामिल भी है, फिर इसी को कैसे क्यों कह रहा है, तो रीजन है यही कि इसकी कमजोरी को पकड़ रहा है, देख रहा है। अब जब इसके बाद अगर बात किया जाए, जब हुमायूं का शासनकाल शुरू होता है, हुमायूं का जब शासनकाल शुरू होता है, तो इस समय समझिएगा 2 लड़ाइयां आपको याद रखना है विशेष करके। एक तो आपका 26 जून 1539, ठीक है, 26 जून 1539 चौसा, वर्तमान बिहार का जो बक्सर आपको दिखता है, इसी बक्सर की हम बात कर रहे हैं, यही बक्सर में चौसा। और एक तरफ आपके फरीद खां यानी कि शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, शेर शाह वर्सेस हुमायूं। और इस जंग में हुमायूं की हार होती है, शेर शाह की जीत। बात समझ में आ रही है? शेर शाह की जीत, हुमायूं की हार। तो मुगल सेना जो है इस समय पराजित हुआ, किससे? शेर शाह के द्वारा। अब देखो कितना माइनर सा चेंज है। देखो चंदेरी की लड़ाई में 1528 में क्या कह रहा है फरीद खां कि हम मुगलों के सेना में हैं लेकिन मुगलों को यहां से हटा देंगे, और यहां पहली लड़ाई जीत भी लिया। देखो हुमायूं इसका बेटा के समय में, बाबर का बेटा ही हुमायूं है, बाबर का तो पुत्र है ना। अब देखिए ध्यानपूर्वक फिर से एक बार 1540 और 1540 में कन्नौज उत्तर प्रदेश का हिस्सा जिसको बिलग्राम भी कहते हैं, बिलग्राम की लड़ाई। एक ही साल के बाद दूसरा, और इस युद्ध में फिर से शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, अगेन शेर शाह वर्सेस हुमायूं, और फिर से जो है आपके शेर शाह की जीत। और जीत इतनी डबल, मतलब हुमायूं की सेना जो है बंगाल की तरफ से कूच करते हुए आ रहा था, ठीक है, और एकदम हारा फारा था। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए कि कोई क्रिकेटर है, पहला मैच जीत गया भी कहीं, अगर खेल के दम थक गया है और दोबारा कहे कि दोबारा खेलना है, थोड़ा कितना भी तो उतना एनर्जी तो नहीं ना रहेगा। तो बंगाल से जो है वो दिल्ली की तरफ आ रहा है इसकी सेना, तो बीच में यही चौसा के पास ये लोग लगाए हुए हैं, ठीक है, शेर शाह सूरी, चूंकि उसको पता था कि जाएगा कहां से। देखो ना जी, इधर बंगाल की तरफ से हुमायूं जा रहा था तो यहाँ बिहार मिला, और यहाँ दिल्ली है, दिल्ली जा रहा था, तो बीच में चौसा पर ही पकड़ लिया, और पकड़ करके हुआ जबरदस्त जंग। समझ में आई? और जब जबरदस्त जंग हुआ तो इस जंग में फिर से जीत हुई है। किसकी जीत हुई है? शेर शाह की। और 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया, दिल्ली छोड़ करके हुमायूं भाग गए, बस शरण ले लिया है किसी प्रकार से सीमावर्ती हिस्से में। और यहाँ जीत के बाद जो है पूरे भारत में, बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में जो है एस्टैब्लिश होता है सूरी डायनेस्टी, जिसे आप सूरी वंश के नाम से जानते हो। बताओ ये स्टोरी यहां तक प्रोसेसर काम कर रहा है आपका? तो जल्दी बताइए, ठीक है। अगर यहां तक प्रोसेसर आपका काम कर रहा है तो एक बार जल्दी बताइए कि सर ऐसा लग रहा है कि सभी को लास्ट में एक साथ मिलाकर मार काट कराएंगे। हाँ बिल्कुल। तो 1539 और एक साल के बाद 1540 वापसी में थका हारा जा रहा है हुमायूं की सेना, और पकड़ लिया गया कन्नौज में, और धर करके एकदम पकड़ के, एकदम जैसे बोलते नहीं है बिहारी भाषा में, एकदम धुन दिया पकड़ के, बहुत मार मार। और इस समय फिर क्या हुआ कि हुमायूं को छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, ठीक है। तो सूरी डायनेस्टी को स्टैब्लिश। तो पूरा मेरा फोकस था फरीद खां के ऊपर, जो आपको हम समझाएं कि फरीद खां कहां कहां से हुआ। अब फिर से देखो, सबको जोड़ते हैं एक बार, कहां से फरीद खां आया देखो जरा, एकदम देखो बढ़िया से। लोधी वंश के शासनकाल में, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी, है ना। तो
तो बहलोल लोदी ने बड़े पैमाने पर अफगानियों को जो है नौकरी दिया। चूंकि लोदी वंश अफगानी वंश है, तो अफगानिस्तान से लोग आए नौकरी करने भारत में। तो बहलोल लोदी ने इब्राहिम खां को नौकरी दिया। इब्राहिम खां कौन है सर? तो इब्राहिम खां जो है पिताजी है हसन खां के। सर हम तो हसने खां को नहीं जानते, ये कौन है? तो हसन खां जो है पिताजी है फरीद खां के। फरीद खां मतलब सर शेर शाह सूरी। समझ गए? अब तो समझ गए होंगे। तो नौकरी करने आए थे इनके दादाजी। अब नौकरी के बाद क्या हुआ कि फरीद खां जो है, अगर इसकी कहानी अगर इसके इनके ऊपर फोकस करें हम, तो आगे चल करके जब नुहानियों का शासन शुरू हो गया जौनपुर के क्षेत्र में, तो आकर के अंगरक्षक बना जलाल खां का। शेर को मारा, इसकी उपाधि मिली शेर खां को। ठीक है, तो बिहार में नुहानी डायनेस्टी को भी थोड़ा पढ़ना है। और फिर यहां पर जब लोदी का शासन चल ही रहा था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर की जो है लड़ाई होती है। तो इस समय इब्राहिम लोदी की तरफ से ये नुहानी शामिल है, लेकिन हार गए। तो बाबर के द्वारा जो है जो लड़ाई चल रही है, अब बाबर में शामिल हो गए। तो यहां पर देखना फिर कि यही फरीद खां जो है अब ये चंदेरी की लड़ाई में, कहा चंदेरी की लड़ाई में मुगलों की तरफ से है, लेकिन मुगलों के सेना में शामिल होकर के भी कहा कि मुगलों को हम खत्म कर देंगे भारत से। और इस समय देखा कि आपने 1540 में आपने देखा कि हरा भी दिया हुमायूं को, और एक नया डायनेस्टी इसको बोलते हैं सूरी वंश की स्थापना किया। किसने किया? शेर शाह सूरी ने। अब बताओ यहां तक समझ में आया? जल्दी बताइए। अभी सूरी वंश बताए कहां है? हमने तो ये कहा है कि सूरी वंश की स्थापना ही हुई है। अभी सूरी वंश नहीं पढ़ाए बच्चा, वो तो अब पढ़ाएंगे, वो तो अब पढ़ाएंगे हम। ठीक है, सूरी वंश नहीं बताएं, अभी तो समझाएं कि कैसे शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा करके और स्टैब्लिश किया अपने आप को। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ऑल क्लियर। तो यहां तक आप लोगों को एक बार लिख लिया जाए, बताइए मुझे है कि क्लास में लिखवा देंगे? जैसा बताओ, कल वैसे भी क्लास ओपन होगा, क्लास में लिखवाएंगे यहीं लिखा दे? यस सर, डील लॉक किया जाए। ओके, अब दूसरी बार क्लास में समझाएंगे। 2 बार समझा चुके हैं, 3 बार समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब आप समझ गए। चलो कोई बात नहीं, क्लास में लिखवा देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो कहानी सुनो आगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, यहां से पता नहीं चलता ना कि आपने लिख भी लिया। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं। अरे कल दोबारा लिखवा देंगे, चिंता मत करो, आज पढ़ते चले जाओ। ठीक है, अब देखो 1540 और अब सूरी वंश की स्थापना हुई। कौन सी वंश की? सूरी वंश की स्थापना हुई। ये 1540 से लेकर के 1555 तक चलेगा। 1555 स्थापना किसने किया है? शेर शाह सूरी ने। अब देखो एकदम बता रहे हैं, एकदम बना करके आपको कि समझना। हुमायूं जो है अभी दिल्ली छोड़ दिया, एकदम सीमावर्ती हिस्से में जाकर के सरन में बसे शामिल। ठीक है, अब दिल्ली में कौन है? सूरी वंश, और पूरे भारत को लीड करेगा ये। ठीक है, 1540 से लेकर 1555 तक कोई भी मुगल शासक नहीं रहेंगे इस समय। बात समझ में आई? ठीक है, ऑनलाइन वाले को क्या फर्क पड़ता है सर कि लिखवा दे? अरे क्लास में जैसे उनको लिखवाएंगे तुम भी साथ में लिख लेना, क्या दिक्कत है? पढ़ लो पहले। ठीक है, अगर इसके संस्थापक की बात किया जाए तो संस्थापक के बारे में आपको याद रखना है शेर शाह। शेर शाह सूरी। इसका बचपन का जो नाम है, पहले इनके बारे में थोड़ा जान लो। बचपन का जो नाम है फरीद खां। ठीक है, फरीद खां। पिता के बारे में हमने बताया आपको, पिता का नाम क्या है? हसन खां। शुरुआती दौर में हमने क्या कहा? लोदियों के दरबार में नौकरी, लोदियों के दरबार में नौकरी, दरबार में
नौकरी। क्लियर है सभी को? अरे कल क्लास तो वैसे भी खुलेगा ना आपका ऑफलाइन, चिंता मत करो, लिखने का चिंता मत करो, अभी ऑनलाइन पढ़ो, तुम ध्यान से सुनते चलो, ठीक है? आगे देखना। तो हसन खां के पिताजी इब्राहिम खां, वो आया था किस समय? बहलोल लोदी के शासनकाल में। उसके बाद फिर हसन खां नौकरी करने लग गया और उसके बाद फिर फरीद खां की बारी आई। तो ध्यान से समझना, बहुत ही कष्टकारी रहा था फरीद खां का बचपन का जो समय रहा, बहुत। जन्म को लेकर के कई कंफ्यूजन है किताबों में, आपको कहीं पर जन्म जो है 1472 या कई जगह पर 1486 मिल सकता है आपको। होशियारपुर कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, पंजाब या कहीं पर आपको सासाराम भी मिल सकता है, ठीक है? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एकदम नहीं। प्रश्न अगर पूछेगा तो एक ही ऑप्शन में रहेगा, या तो होशियारपुर रहेगा या तो सासाराम। ऑब्लिक का मतलब होता है या ये या फिर ये, ठीक है? ऑब्लिक का मतलब होता है दोनों नहीं। समझ में आ गया? तो किताबों में 1472 या 1486 मिल सकता है, आपको प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, और जाएगा भी अगर तो एक ही ऑप्शन रहेगा आपको, ठीक है? तो आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, एक दो पढ़ते हैं तो आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो हम आपको पहले आगाह कर दे रहे हैं कि ऐसी अगर मतलब देखने को मिले तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तो बचपन का जो समय रहा था फरीद खां का, बड़ा कष्टकारी रहा, बहुत अधिक। फरीद खां के पिताजी जो हसन खां है, इस सासाराम के जागीरदार थे। पिता हसन खां कहां का? सासाराम का जागीरदार। जागीरदार का मतलब हमने समझाया है ना, दो ही बड़े पद, एक तो सूबेदार जो पूरे प्रदेश का एकदम से समझिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत दुरुस्त करने वाला, जो सबसे बड़ा उच्च अधिकारी सूबेदार कहलाता था, और एक आपके जागीरदार। जागीरदार कहने का मतलब क्या हो गया कि उस क्षेत्र में जितनी जमीनें हैं, भूमि है, उससे टैक्स कलेक्ट करके किसानों से और राजा को देना, ठीक है? सर ऑफलाइन वाले को लिखने में क्या प्रश्न? अरे पढ़ो ना यार, लिखने लिखने को लेकर काहे की लड़ाई कर रहे हो? बहु रहा, पढ़ने पर ध्यान दोगे नहीं, 2 मिनट हुआ नहीं कि लिखना है सर ये वो। हाई हेलो देखो, ये सब करते दिखे तो ब्लॉक करना जरा, आलतू फालतू मैसेज जब करे तो। कल क्लास में पूछते तुम लोग आओ ऑफलाइन वाले, अगर नहीं बताए जो पढ़ा रहे हैं, नहीं बता, खड़ा करके फड़ी से पीटेंगे कलम, ध्यान रखना, लोग बदमाशी करते हो। पिता हसन खां सासाराम का जागीरदार है। तो फरीद खां का जो बचपन का समय है, वो बचपन का समय बड़ा कष्टकारी रहा। इनके पिताजी जो हसन खां है, चौथी शादी जब किया तो इनकी जब सौतेली माँ आई, इसको घर से निकाल दिया। बात समझ में आ रहे हो? घर से निकाल दिया फरीद खान को। बात समझ में आई? हसन खां कई विवाह किए, तो चौथी जब पत्नी आई उसकी, तो हसन खां ये फरीद खां को निकाल दिया बचपने में। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया जौनपुर, इसलिए आप देखोगे कि शिक्षा जो है जौनपुर में पूरा हुआ। जौनपुर में पूरा हुआ है किसका? फरीद खां यानी शेर शाह का जो शिक्षा है कहां पूरा हुआ है? जौनपुर में। और यही शिक्षा तो ग्रहण करके हमने कहा था कि इस समय जौनपुर के क्षेत्र में जो है नुहानियों का शासन चल रहा था, और उसी शासन काल के दौरान में जाकर के क्या हुआ कि जौनपुर में जाकर के बहार खां नुहानी के यहां नौकरी किया। और नौकरी अगर किया है तो समझ लीजिएगा कि नौकरी एक तो अंगरक्षक का है और एक ट्यूटर का है, जो कि इसका बेटा जलाल खान के लिए है। बहार खां का बेटा जलाल खान। तो एक बार शेर आया सामने, तो अंगरक्षक है तो भाई बॉडीगार्ड है तो भाई करेगा ना रक्षा, तो वही रक्षा के दौरान शेर को मार दिया। तो देखा ये तो बड़ा बहादुर लड़का है ना, बहुत बहादुर है। तो बहादुर है तो इसीलिए चूंकि शेर को मारा है, फरीद खां का जो है एक नया नाम ही दे दिया, शेर खां के नाम से। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि शेर शाह सूरी को या फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया? जायसवाल प्रिंस का सवाल है, इतना शादी क्यों करता है ये सब गुरुजी? क्योंकि ये लोग जो है पैसे की, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और कमी नहीं है तो ये लोग सोचता है कि कई विवाह कर लें, जैसे राजा है तो राजा, ये सब राजा है और धन दौलत से शादी वादी कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग इस बारे में मत सोचना, ध्यान समझो, तुम लोग इस बारे में मत सोचना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं?
क्लियर है? मतलब कि सर हम लोग तो ऐसे ही बदनाम है सर। शादी वादी तो लोग राजा लोग किए ज्यादा। ठीक है, तो समझ में आया आपको? शेर खां, शेर खान की उपाधि किसने दिया है? तो बहार खां नुहान ने दिया। याद रहेगा आपको किसने दिया? बताओ, शेर खां को किसने दिया? तो बहार खां नुहान ने। आगे बढ़े। शिक्षा कहां से ग्रहण किया? जौनपुर से किया। शिक्षा कहां से ग्रहण किया? जौनपुर से किया। अब देखना ध्यान से, हमने कहा कि फरीद खां या शेर शाह, शेर शाह, ठीक है, चंदेरी की लड़ाई में, चंदेरी की लड़ाई में जो कब हुआ था? 1528, मुगल सेना में शामिल था। मुगल सेना में शामिल, और इसी समय उसने इस बात को कहा है, शेर शाह ने, कि अगर वक्त साथ दिया, वक्त साथ दिया तो भारत से मुगलों की छुट्टी कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब ये ऐसा है क्यों भाई? ऐसा क्यों? उसी के सेना में है और उसी के विपरीत बोल रहा है, क्योंकि सेना में शामिल होकर के उसको लग रहा है कि ये राजा बन सकता है तो हम भी राजा रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये राजा अगर बन सकता है तो हम भी राजा बन सकते हैं, और इसीलिए जो है इसके मन में ये भावना आई, और इसीलिए इस बात को ये कह भी रहा है। ठीक है, तो 1528 में चंदेरी की लड़ाई में जो है शामिल कौन है? ये आपके शेरशाह, और ये बाबर की तरफ से। अब देखना ध्यान से, जैसे बाबर का तो शासनकाल चला कब से कब तक? 1526 से 1530 तक केवल। इसके बाद इसका बेटा आ गया हुमायूं। आ गया कौन? हुमायूं। अब ये चलेगा 1530 से, और 1540 में शेरशाह सूरी ब्रेक कर देगा। वो स्ट्रगल तो लगातार कर रहा है कि कब हमको मौका मिले, कब हमको मौका मिले, और यही स्ट्रगल में ये है ना, यही स्ट्रगल में इसको सफलता मिला है 1540 में, जो आपने देखा। अब दोनों ही लड़ाई के बारे में हम बता देंगे कि जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा है, तो इसी के शासनकाल के दौरान एक तो हमने जो बताया कि 26 जून 1539, अब थोड़ा आप लोगों का हिस्ट्री का सेक्शन वैसे भी खत्म ही होने वाला होगा, है ना, तो थोड़ा आपकी क्लास भी जो बिहार स्पेशल की थोड़ी लंबी चलेगी। अरे हिस्ट्री वैसे भी खत्म ही होने वाला होगा ना आप लोगों का। क्या चल रहा है हिस्ट्री में? आज क्या क्लास हुआ था? मतलब लगता है लास्ट ही पोर्शन चल रहा है ऐसे मॉडर्न का। तो 26 जून 1539 चौसा, जो बिहार के बक्सर जिला में, और एक तरफ शेरशाह और एक तरफ आपके जो है, एक तरफ शेरशाह और एक तरफ जो है हुमायूं। किसकी जीत हुई? शेरशाह की जीत हुई। लेकिन भारत से अभी समाप्त नहीं हुआ है मुगल सत्ता, तो ठीक एक साल के बाद पुनः, ठीक है, ठीक एक साल के बाद 1540, और 1540 में कन्नौज, कन्नौज या इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध या लड़ाई भी, ठीक है, बिलग्राम। और फिर से उसी प्रकार से एक तरफ से शेरशाह वर्सेस हुमायूं, और इसमें एक जबरदस्त जंग, हुमायूं का थका हारा सेना बंगाल से बिहार की तरफ और बिहार से दिल्ली की तरफ लौट रहा था, इंतजार में पहले से तैनात शेरशाह। जबरदस्त जंग, और इस जंग में पुनः जीत हुई शेरशाह की। किसी प्रकार से जान बचाते हुए जो है हुमायूं छोड़ देता है भारत इस तरफ अपने दिल्ली में अपनी सेना को। बात समझ में आई? तो ये आप समझ गए कि दिल्ली छोड़ दिया किसने? हुमायूं ने। तो अब इधर से सूर्य वंश की पूरी कहानी शुरू हो जाती है, स्टैब्लिश कैसे किया आपने देख लिया। हुमायूं कहां पहुंच गया है? तो एकदम सीमावर्ती हिस्से में, वो जैसे हिंदू कुश पर्वत के नजदीक एकदम पहुंच गया, भारत ही छोड़ दिया मतलब बस किसी प्रकार से। और आपने देखा 1540 में छोड़ा, एक साल के बाद 1541 में विवाह हुआ हुमायूं को, और 1542 में पुत्र रत्न की प्राप्ति जो अकबर हुए। तो ये सब कहानी उधर ही चलते रहेगा। अभी राजा रहते हुए, राजा रहते हुए
राजा को रहते हुए, मतलब यहां पर ये हुमायूं जो है उसको राजा रहते हुए नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, वो तो खुद जो है शरण में है, और यहाँ सूर्यवंश का शासन चलने लग गया। तो ये तीनों घटनाओं को एक साथ याद रखना है, ठीक है, तीनों घटनाओं को। एक बात एक और एकदम छोटा सा जो है, अगर आप करना चाहे याद तो याद रख सकते हैं, ठीक है, एकदम छोटा सा, 1534 की एक घटना, ठीक है। तो 1534 में घटना क्या हुआ था कि शेर शाह ने, ठीक है, सूरजगढ़ा के युद्ध में, सूरजगढ़ा ये वर्तमान बिहार का जो मुंगेर क्षेत्र है, वर्तमान बिहार का मुंगेर, इसी जगह पर जो है बंगाल की सेना को हराया था, ठीक है। बंगाल की सेना सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को हराया था। किसकी? बंगाल की सेना को हराया था। बस इसको याद रखना एक लाइन को, बंगाल की सेना के साथ में एक जंग हुआ था, कब? 1534 ईस्वी में, और इसमें उसको हराया था, ठीक है। हाँ, बच्चा कह रहा है सर बिहार कब पढ़ाइएगा? इंग्लैंड के बारे में पढ़ा रहे हैं, बताओ, इंग्लैंड के इतिहास को पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो अब लखीसराय में इसलिए क्योंकि उस समय मुंगेर का हिस्सा था लखीसराय। देखो, मुंगेर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंगेर से फिर अलग हो गया बाद में लखीसराय, तो ये लखीसराय में चला गया। जैसे हम नहीं बताते आपको कि पहले औरंगाबाद भी शामिल था गया में, ठीक है, तो औरंगाबाद शामिल था गया में, तो उस समय औरंगजेब ने दाऊद खां को भेजा था यहाँ का सूबेदार बना करके, और दाऊद खान ने गया में बनाया था दाऊद नगर, और बाद में वो दाऊद नगर अब औरंगाबाद में है क्योंकि अलग हो गया। हाँ, नहीं, तुम लोग कई बार सवाल ऐसा खतरनाक रहता है कि हम क्या कहें, सर वगैरह कही सर बिहार के इतिहास कब पढ़ाइएगा? नहीं, तो पढ़ा कहाँ करे हम, बताओ। सूर्य वंश जो चल रहा है वो भारत के साथ साथ बिहार में भी चलेगा, और यहाँ से तो प्रश्न आता है। इस 69 बीपीएससी वाला ऐसा सवाल कैसे पूछ दिया जी? तो आप लोग को तो पहले भी पढ़ाया है हम, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कैसे पूछ दिया? और खाली कह रहा है कि वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं सुनेगा, वैलिडिटी बढ़ा दीजिए सर, वैलिडिटी तो बढ़ा ही दीजिए सर, इतना वैलिडिटी कर दीजिए सर कि मेरे पढ़ने को छोड़ दीजिए, मैं पढ़ूं, मेरे छोटे भाई बहन पढ़ें, बाल बच्चे पढ़ें, उसके बच्चे पढ़ें, पढ़ते ही जाएं। अरे ये सोचो कि जितना वैलिडिटी है उतना कम में ही नौकरी ले लेना है, बात समझ में आई? वैलिडिटी से बढ़ाने से ये तो चलते रहेगा, कभी 69, कभी 70वीं, कभी 71वीं बीपीएससी, कभी 72वीं बीपीएससी, 75, 80, 85 आते ही रहेंगे, समझ में आ रहा है? तो आप जितना मेहनत करिए वैलिडिटी बढ़ाने पे, ठीक है, हम चीजें आपके समझ गए हैं, और कॉपी पेस्ट करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो 10 साल 20 साल बढ़वा दिए तो बच्चा भी हमारा पढ़ ही लेगा, लाइफ टाइम कर एक ही कोर्स में सब कंप्लीट, क्लियर? अब देखना, बहुत ही कम शासन रहा शेरशाह सूरी का। 1545 में घटना हुई थी, ठीक है। अब देखो ये सारी लड़ाइयां तो आपने देखा ही, बड़ा एक जगह बहुत पसंद था शेरशाह सूरी को, ठीक है, बड़ा ही पसंद था एक शेरशाह सूरी को एक जगह, ठीक है, और वो जगह का नाम है आपका, ध्यान से समझना, कालिंजर। कालिंजर मध्य प्रदेश का आपका जो है हिस्सा पड़ेगा। तो यहां सूरी डायनेस्टी चल रहा है, और 1545 बड़ा इच्छा था कि हम कालिंजर को किला को जीते, ठीक है। तो 1545 में प्रयास है बड़ा जबरदस्त, ठीक है, और शेर शाह जो है वो क्या जीतने गया? कालिंजर। कालिंजर का किला जब जीतने गया, ठीक है, तो कालिंजर का जो किला था बड़ा मोटा दीवार से संरक्षित था, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि ये दीवार है बाहर में, इधर कालिंजर का किला, और एक तरफ जो है शेरशाह की जो है पूरा टीम आ गई है, पूरा सेना। तो दीवार बड़ा मजबूत था, इसलिए यहां पर इसने तोप लेके गया था कि तोप से इस दीवार को हम उड़ा देंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
तोप से उड़ा देंगे। तो शेर शाह का तोप जो है एकदम तैयार, और इसमें जो है बारूद भरा गया उड़ाने के लिए। 1545 की घटना है। तोप का गोला जब भरा गया तो जा करके दीवार में टकराया, और टकरा करके जो ये गोला है वो वापस लौट गया, रिटर्न हो गया। और वापस लौटने के बाद जो फटा, वो समझ लो कि बारूद का जो पूरा ढेरा था वहीं पर आके फटा। बात समझ में आई? तो एक साथ एकदम भयंकर विस्फोट, और उसी में एकदम खतरनाक स्थिति में झुलस गए हैं शेरशाह सूरी। बात समझ में आई? और झुलस तो गए, लेकिन कह रहे हैं अपना सेना को कि तुम लोग मेरे पीछे मत लगो, हम ठीक हो जाएंगे, तुम कालिंजर जीतो। हल्दी का लेप पूरा लगाया गया शेरशाह सूरी को, मरने वाली स्थिति में है, बोलो लड़ाई करने जाओ, कालिंजर जीतो। और कालिंजर जीतने में उधर पूरा सेना को भेज दिया। कालिंजर तो जीत गया, आगे शेरशाह सूरी जो है खुद नहीं बच पाए। और इसी में 1545 में शेरशाह कालिंजर का किला जीतने के क्रम में मृत्यु, जीतने के क्रम में मृत्यु 1545। इसके बाद इसका बेटा है जिसका नाम है इस्लाम सूरी। ठीक है, बेटा का नाम है इस्लाम सूरी। तो आगे चल करके जो है इस्लाम सूरी शासक बना। ठीक है, और फिर एक और सिकंदर सूरी होते होते 1555 तक ये खत्म हो गया। मेन शेरशाह सूरी को ही जानना है। अब इसने परिवर्तन बहुत कुछ किया बड़े कम समय में। मात्र देखो ना 1540 से 45, 5 साल ही तो लगभग रहा राजा। बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन। अरे ध्यान क्या दिया जाए, परिवर्तन क्या है वो देखो ना, बदलाव क्या हुआ है। हर एक का अपना विचार है, हम किसी के विचार को थोड़ा वो थोड़े ना कहेंगे। ठीक है, अब तुम चीजों को अगर पॉजिटिव वे में लोगे, किसी के विषय में भी, किसी भी राजा के विषय में पॉजिटिव वे में तो कुछ सीखोगे, और नेगेटिव वे में लोगे तो कौन राजा बढ़िया है बताओ? कौन राजा बढ़िया है? अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार करके राजा बने। उसके बाद जब कलिंग का युद्ध किया तो लाखों की संख्या में कत्लेआम हुआ, और हम उसी अशोक को महान कह रहे हैं। वो लड़ने के लिए जो कलिंग गया था तो सबके लिए फूल लेके थोड़े गया था। अकबर को हम महान कहते हैं, तो अगर अकबर को महान कह रहे हैं तो जब महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई हुई है तो इधर की सेना और उधर की सेना के बीच में जो जंग हो रहा है तो एक दूसरे को फूल थोड़े ना दे रहा है, जंग ही हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप वहां भी गलत कहेंगे कि उसने भाई 1 लाख मार दिया, उसने 50,000 मार दिया, खाली कत्लेआम ही कत्लेआम। आप अपने जीवन में एक कत्ल कर दो, तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित कर दिए जाओगे कि भाई ये तो तुम मर्डरर है। तो पैरामीटर अलग है। आप समझो उस समय राजा प्रतापी कौन है जो अपने प्रदेश को संरक्षित कर रहा है या साम्राज्य में और ज्यादा से ज्यादा लोग को शामिल कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा भूमि को, जमीन को, जायदाद को दूसरे राजा को मिला ले रहा है, वही ज्यादा महान राजा बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आखिर में हम क्यों कह रहे हैं कि आखिर अशोक महान, अकबर महान, प्रदेश को इतना जीत रहा है ना, पैरामीटर अलग है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? बात समझ में आ रहा है? पैरामीटर अलग है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा, अशोक ने 1 लाख को कत्लेआम कराया था भाई, वाकई अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको नेगेटिव पॉइंट ही दिखेंगे। लेकिन हम पॉजिटिव पॉइंट ही अशोक के पढ़ते हैं और जानते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उससे कुछ सीखे। नहीं तो जितना भी राजा है, हर एक राजा में कोई ना कोई कमी तो दिखेगा ही, है ना? बात समझ में आ रही? कोई 5 विवाह कर रहा है, कोई 15 कर रहा है, कोई 17 कर रहा है, तो अलग अलग चीज है। हम क्या बताएंगे, हमारा नजरिया क्या होगा? अगर एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बताएंगे कि जो पॉजिटिव चीजें उसके अंदर है उसको आप ग्रहण करो, नेगेटिव चीजें बताएंगे लेकिन उसको सीमित रखना है केवल। ऐसा थोड़े ना हम कह रहे हैं कि अब रोज एक ही चीज को बता रहे हैं कि अच्छा अकबर जी, जहांगीर 16 विवाह किए, अब यही चीज को थोड़े ना हम बता करके आपको सिखा सकते हैं। जहांगीर ने जो अच्छा काम किया हम उसको बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर समझिएगा, समझ गए क्या क्या परिवर्तन किया है? बहुत बड़े परिवर्तन जो इसने किए हैं, है ना? शेर शाह के द्वारा किया गया परिवर्तन देखिएगा, शेर शाह के द्वारा परिवर्तन ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज तो ये कि जो ये आपको बंगाल दिखता है, उस समय बांग्लादेश भी इसी में शामिल है। बंगाल से लेकर के पेशावर तक एक सड़क बनवाया इसने, हालांकि वो सड़क कुछ बना हुआ भी था तो मरम्मत भी कराया। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क, बंगाल से पेशावर तक सड़क, बात समझ में आई? का निर्माण, बहुत बड़ा सड़क। अगर अभी वर्तमान में आप पढ़ते होंगे तो नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों मिलाकर के जितना है वो इतना बड़ा रोड,
तो इतना बड़ा सड़क का निर्माण, चूंकि बहुत लंबे सड़क का निर्माण किया, इसलिए इनको जो है शेरशाह सूरी को जो है सड़के आजम के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए सड़के आजम के नाम से जाना जाता है किसको? शेरशाह को। इतना बड़ा सड़क का निर्माण कराया। अब उस समय जेसीबी नहीं है कि एकदम बन रहा है तो खूब आराम से बन रहा है, नहीं नहीं नहीं, बात समझ में आ रही है? तो बाद में अंग्रेज ने इसी सड़क को जो है क्या कहा? इसी सड़क को जीटी रोड कहा। अंग्रेज जब आया तो इसी को क्या कहा? जीटी रोड कहा, ग्रैंड ट्रंक रोड। बहुत बड़ा, मतलब इसको तो कोई मरम्मत भी नहीं करवा पाता एक बार के शासनकाल में भी। जैसे एक बार कोई मान लीजिए कि प्रधानमंत्री बने तो एक बार में यहां से वहां मरम्मत कराना भी मतलब पूरा 5 साल निकल जाता है, फिर भी मरम्मत नहीं हो पाता है। समझ गए? समझ में आया कि नहीं होगा? तो मरम्मत कराने की भी बात अगर की जाए तो बड़ा ये है। तो एक तो इसने क्या बनाया? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको अंग्रेजों ने कहा बंगाल से पेशावर तक सड़क, जिसको इस कारण से इनको सड़के आजम भी कहा गया है। दूसरी बात समझिएगा यहां पर, यही सड़क के किनारे जो इसने दिमाग क्या लगाया कि चूंकि यहां अगर बंगाल से कोई व्यक्ति जा रहा है पेशावर तो लगातार तो जा नहीं सकता है, आराम करने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं? तो इसी सड़क में जो है प्रत्येक एक कोस में, एक कोस, प्रत्येक एक कोस मतलब वर्तमान में देखोगे तो लगभग 3 किलोमीटर पड़ेगा। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर होता है, ठीक है? तो प्रत्येक एक कोस पर सराय का निर्माण कराया इसने। सराय बोले तो गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस कि कोई तो आराम करेगा। अब यहां सड़क के किनारे किनारे क्या है भाई, है ना? सड़क के किनारे किनारे क्या है? सराय का निर्माण किया गया है, यानी गेस्ट हाउस बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो इस बीच में वो, है ना, आराम भी कर सकता है। और प्रत्येक गेस्ट हाउस में यानी प्रत्येक सराय में एक कमरा ऐसा रहता था जो राजा के लिए रिजर्व रहता था कि अगर कभी मतलब शेरशाह सूरी जा रहे तो वहां पर वो अपना आराम कर सकते हैं। अब देखो कि कितना दिमाग लगाया शेरशाह सूरी ने। देखा कि सड़क बना दिए, इसके आसपास विश्राम करने की जगह भी बना दिए, ठीक है, मतलब गेस्ट हाउस भी बना दिए। अब क्या लग रहा है कि हम इसी गेस्ट हाउस के माध्यम से, इसी सड़क के माध्यम से हम जो है संदेश पहुंचवाने का काम भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पहले क्या करता था कि खुद कई संदेश पहुंचाने जाता था, एकदम दूर तक जा रहा है तो जा रहा है, 2-4 दिन लग रहे हैं, है ना? तो इसने क्या किया, इस समय ध्यान से देखना, इसने क्या किया कि इसी सरायों के माध्यम से, इसी गेस्ट हाउस के माध्यम से इसने, है ना, पत्राचार का प्रचालन शुरू कर दिया, पोस्टल सर्विसेज शुरू करा दिया। और इसमें होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई यहां तक व्यक्ति आज है तो यहां पत्र पहुंच गया, आगे कोई यहां तक जा रहा है तो यहां जाकर छोड़ दिया, फिर जाने वाला व्यक्ति जो सर्विस प्रोवाइडर है यहां तक गया, फिर यहां तक गया। इस समय की कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। मान लो कि किसी व्यक्ति से, कि किसी व्यक्ति क्या, किसी की मृत्यु हो गई और वो हाल समाचार पहुंचवाना है तो खुद जाएगा। अगर मान लीजिए एक परिवार इधर रहता है, एक परिवार इधर, तो कितना दौड़ते रहेगा। तो आप पत्र के माध्यम, सिर्फ वही नहीं, खुशी वाली संदेश भी पहुंचवा सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप बात को? आपको जाने की जरूरत नहीं है और आपका संदेश वहां पहुंच जाएगा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस समय के लिए, छोटी उपलब्धि नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि समय की बात है ना। आज आप देखते हो ना कि आज अगर देखते हो आप तो मतलब ये मोबाइल, ईमेल और डिजिटल दुनिया होगा ना। अगर अभी से 20 साल पहले भी अगर तुम चले जाओ, है ना, 25 साल पहले भी, तब भी बस पोस्टल काम ही होता था, है ना। फॉर्म जो आप भरते हो ना ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन नहीं रहता था, ऑफलाइन भरने के लेकर के उस पर चिपकाओ, फोटो डालो डाक के माध्यम से, फिर एडमिट कार्ड भी घर पर पहुंचता था डाकिया के माध्यम से। आज तो क्या है, आप फॉर्म ऑनलाइन भर दे रहे हो और आपको एडमिट कार्ड भी आ रहा है, रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आ रहा है। लेकिन ये तो ज्यादा नहीं, मात्र 10 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है कि सब कुछ जो काम होता था वो किससे, डाक के माध्यम से ही होता था। अभी भी सरकारी काम बहुत सारा ऐसा है कि डाक के माध्यम से ही आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन सब नहीं। बात समझ में आई? तो इसने क्या कर दिया, इसी के माध्यम से क्या किया कि, इसी के माध्यम से क्या किया कि पत्राचार, पत्राचार, है ना, पोस्टल सर्विस, पोस्टल सर्विस की शुरुआत कराई, प्रचलन कराया। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, पोस्टल सर्विस की किसने? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, इसने जो पाटलिपुत्र था पहले, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को
अब जो है ऐसा कहा जाता है कि इसने पुनः निर्माण या फिर ऐसा कहता है कि उसको अपडेट कराना, है ना। पटना कहा, तो पटना की स्थापना को लेकर कई बार बात भी आती है कि पटना किसने, तो भाई तो आपका शेरशाह सूरी पटना की स्थापना करने वाला, कई बार ऐसा मिल जाता है अगर, और अगर उसमें शेरशाह सूरी पटना लिखा होना चाहिए प्रॉपर तो। और इसी पटना में जो है दुर्ग भी बनाया, पाटलिपुत्र यानी पटना में शेरशाह सूरी के द्वारा दुर्ग भी बनाया गया, तो शेरशाह सूरी का दुर्ग के नाम से जो है ये कई बार क्वेश्चन। हालांकि एक प्रश्न और बनता है, रोहतासगढ़ का किला, तो वो जो है आपके, है ना, रोहतास में ही है। क्लियर है सभी को? आगे देखिएगा, अब पॉइंट को समझिएगा यहां पर। इसके साथ साथ इसने क्या किया, रुपये का प्रचलन किसने किया, तो ये रुपये का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया, जिसको उस समय रुपया कहते थे। तो अभी भी जो आप रूपी के रूप में जानते हो, रूपी, उसमें रुपया, तो वो वही इस्तेमाल करते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा ही चलाया गया रुपये का प्रयोग जो है हम लोग अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत कम समय, कौन कॉपी पेस्ट कर रहा है रे एक ही बात को लेकर के? अब हम हुमायूं थोड़े पढ़ा रहे हैं, हुमायूं वाला सारा बात थोड़े बताएंगे। जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो जो हुमायूं से हमने केवल जोड़ करके बता दिया कि शेरशाह सूरी ने उसको हराया, बात समझ में आई? हुमायूं की कहानी थोड़े ना पूरा, इसको अभी तुरंत कौन लड़का है तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, समझ में आए? तो ये परिवर्तन आपको याद रखना है शेरशाह सूरी का, ठीक है, जो कि प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 3-4 बातें जो अभी हमने बता दिया कि बंगाल से लेकर के कहां तक, पेशावर तक रोड बनाया, जिस कारण से इनको क्या है, सड़के आजम कहा गया। किसको? शेरशाह को। अंग्रेजों ने इसको जीटी रोड कहा, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसी रोड के रोड पर जो है प्रत्येक एक कोस को कहेंगे अगर तो 3 किलोमीटर पड़ेगा, प्रत्येक 3 किलोमीटर इसने जो है सराय यानी गेस्ट हाउस का निर्माण कराया। और इसी के माध्यम से पत्राचार का प्रचलन, पोस्टल सर्विस का प्रचलन जो है शेरशाह सूरी ने। तो ये परिवर्तन तुमको नहीं दिख रहा है? इसी ने जो है कि आपका जो है क्या किया कि आगे रुपये का प्रचलन किया, पटना में एक दुर्ग बनाया है। तो शेरशाह सूरी का दुर्ग जो है कहां स्थित है, तो आपको ऐसा पूछा जाए तो कहां पर बनाया था, तो पटना में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र को पटना के रूप में, और यहाँ पर जो है पटना को एक विशेष जो है पहचान भी मिला, इस समय राजधानी के तौर पर भी बनाया है इसने, ठीक है। इसको भी याद रखना है आपको। तो ये सारा उपलब्धि था शेरशाह सूरी का। और अंततः आपने देखा कि 1545 में कालिंजर के किला को जीतने के क्रम में मृत्यु हो गई, है ना। आगे चल करके लड़खड़ाते हुए 1555 तक ये वंश चला, और 1555 तक जो है चला, उसके बाद समाप्त हो गया। और पुनः दोबारा हुमायूं का एंट्री होगा, और हुमायूं दोबारा राजा बनेगा 1555 में। मात्र 1 वर्ष के लिए ही दुर्भाग्य से मृत्यु, और ये हुमायूं का दोबारा एंट्री है। तो अब समझ गए होंगे कि बीच में सूर्यवंश कैसा चला होगा। एक बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है शेरशाह सूरी का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने वाली चीजें, समझ में आ गया? बहुत ही शानदार एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। तो ये कहानी समझ में आया सभी को कि नहीं, ये बताओ। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार मुझे बताइए, ठीक है। लिखवाने का कार्यक्रम तो आपका चल जाएगा कहां पर, तो आपके क्लासरूम में, ठीक है। अब बताओ, ये पूरा कहानी जो हमने समझाया एकदम यहां से शुरू के स्लाइड से एकदम समझ में आया कि नहीं, बताओ। इसको सेव करा के अपलोड करा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लास में तो फिर हम डिस्कस करेंगे ही। बिल्कुल यहां से सबको समझ में आया कि नहीं पूरी कहानी? यस सर, जल्दी बताइए। तो 2-3 वंश, 2-3 डायनेस्टी आज आपका एक साथ में निपटा, चूंकि ऐसा पेचीदा ही हिस्सा चल रहा था। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हुमायूं के बाद अकबर का शासन चलेगा, बिल्कुल। तो अकबर के शासनकाल में बिहार की स्थिति क्या है वो आगे जाहिर सी बात है हम डिस्कस करेंगे आपसे कि अकबर ने बिहार में क्या क्या किया है। वेरी गुड सर, आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। शानदार। तो आज के सेशन को हम यहीं तक छोड़ते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे क्लासरूम में। तब तक के लिए आप लोगों से हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा कह रहा है 5 स्टार रेटिंग सर।
रिवीजन कल क्लास में कर लेना, दोबारा कल क्लास बताएंगे ना लिखवाते समय में। जी बिल्कुल नोट करवा देंगे। लिखवाने की कार्यक्रम कल चलेगी, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, चलिए थैंक यू थैंक यू। सेशन को एंड किया जाए। जी ओके, प्रियंका का कहना है सर अब पता नहीं हम लोग कितने खुश हैं कि हमारी बात आप तक पहुंच रही। बिल्कुल पहुंच रहे बच्चा, आप लोग सभी हमारे लिए एक समान ही है, ठीक है। जिस भी बैच में है ना, जिस भी बैच में क्लासेस चल रही हैं, हालांकि 70वीं वाला तो है ही। ये क्लास आज ऑनलाइन ही केवल चला है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी आतिफ, अच्छा ओके एमडी, ओके थैंक यू सो मच रंजन। आप बहुत अच्छे से बिहार स्पेशल को पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर 20 नंबर का सवाल है तो 20 नंबर एकदम डील होना चाहिए। 20 से 25 बिहार स्पेशल, एक भी गलती नहीं चाहिए हमको किसी भी स्थिति में, ठीक है जी, किसी भी स्थिति में नहीं चाहिए। हम्म, थैंक यू सो मच नसरीन। योर टीचिंग स्किल इज वेरी वेल, थैंक यू सो मच सुजाता, ठीक है। बस क्लास समझ में आपको आना चाहिए, और फिर अभी थोड़ा बंद है, कुछ परेशानी झेलना पड़ रहा है ना, इसी वजह से आप लोग जानते हैं, नहीं तो क्लास तो वापस से स्टार्ट होना ही होना है। चलिए थैंक यू सो मच, बंद कर दीजिए, ठीक है। कह रहा है खतरों का खिलाड़ी हमारे सर।